अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। G7 इजलास, मुलाकातों से पहले अमेरिका और इत्तेहादियों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला और कतर बॉयकॉट का 1 साल मुकम्मल, खलीजी मुल्कों ने क्या पाया। इसके अलावा आज के शो में क्या शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में ईरान की शिरकत क्या इशारा देती है। इफ्तार की दावत अमरीकी मुसलमानों के लिए अपनी आवाज ताकत के ऐवानों तक पहुंचाने का एक मौका। और हॉलीवुड हाइलाइट्स में टॉम क्रूज, लेडी गागा और डायनासोर्स। दुनिया की 7 बड़ी मईशतों के इत्तेहाद G7 का सरबराह इजलास आज से कनाडा में शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका तन्हा खड़ा नजर आ रहा है। वजह है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यूरोपीय मुल्कों और कनाडा की मसनूआत पर टैरिफ्स का ऐलान, जिस पर रिवायती इत्तेहादी सख्त नाराज हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं साकिब उल इस्लाम के पास। साकिब, सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ्स के ऐलान के बाद ये पहला मौका होगा जब इन तमाम मुल्कों के सरबराहान आमने सामने होंगे, तो 2 रोज़ा इजलास का माहौल काफ़ी तल्ख होने वाला है क्या? जी सारा, आसार तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन ट्वीट में सदर ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा जा रहे हैं अमेरिका के साथ नाइंसाफ़ियों पर मबनी तजारती माहिदों को ठीक करने, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये अमेरिका के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तल्ख जुमलों का जो तबादला है फ्रांस के सदर और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के साथ सदर ट्रंप का पिछले कुछ दिनों से जारी है, और इन तल्ख जुमलों के तबादलों के बाद वाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप इस समिट के तमाम सेशन में शिरकत नहीं करेंगे और कल सुबह ही सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ तक पहुँची कैसे, आइए उसका अहाता करते हैं कुछ ट्वीट्स और कुछ जुमलों का जो एक्सचेंज हुए इस रिपोर्ट में। जुमे की सुबह सदर ने मॉन्ट्रियल रवाना होने से पहले कहा कि कनाडा बगैर बताए अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स पर 270% महसूलात आयद करता है, जो हमारे किसानों के साथ नाइंसाफी है। इससे पहले जुमरात को रोज सदर ट्रंप ने ट्विटर पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को तिजारती मामलात में गुसीला कहते हुए कनाडा समेत फ्रांस और यूरोपीय यूनियन पर भी अमरीकी दरामदात पर तिजारती महसूलात और गैर माली मुश्किलात खड़ी करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि अगर ये मुल्क इन महसूलात में कमी नहीं करेंगे तो हम भी उतना ही या उससे कहीं ज्यादा टैक्स लगाएंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप के इस दावे को मज़ाक़ खेज़ करार दिया था कि अमेरिका की दाखिली तिजारत में कमजोरी अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है। फ्रांस के सदर ने भी अमेरिका को G7 के हतमी एलामिये से खारिज करने की धमकी दी थी और कहा था कि सदर ट्रंप बुरा नहीं मनाएंगे अगर बाकी 6 मुल्क किसी मुआहदे पर दस्तखत करते हैं तो। पिछले हफ्ते ट्रंप इंतजामिया ने यूरोपीय यूनियन, कनाडा और मैक्सिको से स्टील और एल्युमिनियम की दरामदात पर भी महसूलात की छूट खत्म कर दी थी, जिसके रद्दअमल में उन मुल्कों ने भी अमेरिका पर जवाबी महसूलात आयद किए थे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने भी कहा है कि अमेरिका की तरफ से कसीर मुल्की मुआहदों से निकल जाने की सूरत में संगीन मसाइल पैदा हो गए हैं और इस बारे में G7 इजलास में गर्मा गर्म बहस होने की तवक्को है। साकिब, रिपोर्ट हमने देखी आपकी। अब ये बताइए कि जो माहौल इस वक्त बनता नज़र आ रहा है उसमें फिर क्या अमरीकी सदर G7 के दौरान 1-on-1 मुलाकातें करेंगे मुख्तलिफ सरबराहान से या नहीं? जी सारा, बिल्कुल तवक्को तो ये है कि सदर ट्रंप की फ्रांस के सदर और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकातें होंगी इन तल्ख जुमलों के तबादलों के बाद भी। लेकिन माहिरीन का यही कहना है कि सदर ट्रंप टैरिफ्स के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और अमेरिका के लिए बेहतर तिजारती मुआहदों की बात फिर से करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू साकिब इस्लाम फॉर दिस रिपोर्टिंग। और इस इजलास के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। थैंक यू वंस अगेन साकिब। और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी बर्फ़ बज़ाहिर कुछ पिघलती नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म नासिरुल मुल्क को टेलीफोन पर मुबारकबाद, और उससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पेओ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा से बज़रिया फ़ोन बातचीत को इस्लामाबाद ने मुस्बत करार दिया है। ताहम दोनों मौक़ों पर ही अफ़गानिस्तान में क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत की गई, और इस हवाले से ही वॉइस ऑफ अमेरिका ने कुछ मुबसरीन से भी बात की। और लेकिन इस बातचीत की जानिब हम कुछ देर में बढ़ेंगे। पहले एक नज़र डालते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के एक रिपोर्ट पर, और ख़ास बात यह है कि इस इजलास में ईरान के सदर हसन रूहानी शिरकत करेंगे, अगरचे ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रुकन नहीं है। तो इससे चीन और ईरान के ताल्लुकात के बारे में क्या इशारा मिलता है, आइए देखते हैं शहनाज नफीस की इस रिपोर्ट में।
चीनी वजीर खारजा यूंग वी के ऐलान करदा इस इजलास के एजेंडे में वैसे तो ईरान जोहरी माहिदा शामिल नहीं, लेकिन वाशिंगटन डीसी में कुछ माहिरीन का कहना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का रुकन न होने के बावजूद ईरानी सदर रूहानी का दौरा चीन ये दिखाता है कि मसला कहीं न कहीं जरूर ज़ेर बहस आएगा। इस इजलास में दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इलाकाई ताउन बढ़ाने के लिए लाहे अमल पर बात होगी। लेकिन इस वक्त जिस तरह अमेरिका ईरान पर सफारती और इक्तसादी दबाव डाल रहा है और ये भी नहीं मालूम कि यूरोप ईरान जोहरी मुआहदा बचा सकेगा या नहीं, ईरान मशरकी ब्लॉक के करीब जाना चाहता है ताकि अपने ऊपर दबाव कम कर सके। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मुबस्सिर अहमद माजिद यार कहते हैं कि दूसरी जानिब चीन भी अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। हम देख रहे हैं कि चीन न सिर्फ जनूबी बल्कि मशरकी, वस्ता और शमाली अफ्रीका में भी अपना इक्तसादी, सियासी और सिफारती असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये इजलास मशरक़ वस्ता में जाने के लिए चीन के लिए एक आगाज़ हो सकता है, क्योंकि चीन ईरान में इस खला को पुर करने की कोशिश करेगा जो अमरीकी कंपनियों के जाने के बाद पैदा हुआ है। इजलास के मौके पर ईरानी सदर रूहानी और चीनी सदर शी के माबैन मुलाकात के बारे में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर वॉल्टर एंडरसन कहते हैं कि ईरान से नज़दीकियां बढ़ाते वक्त चीन को ये सोचना होगा कि उनके इस इक़दाम पर अमरीकी इंतज़ामिया में सख्त रद्दअमल सामने आ सकता है। जाहिर है अमरीकी इंतज़ामिया इससे खुश नहीं होगी, लेकिन चीन एहतियात से काम लेगा क्योंकि दूसरी तरफ अमरीका के साथ उनके तजारती मुज़ाकरात भी जारी हैं। अमरीका उनका सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, सो ईरान के साथ जाने के लिए चीन ज़रूर एहतियात करेगा। डॉक्टर एंडरसन तस्लीम करते हैं कि चीन मौके से फ़ायदा उठाते हुए मशरक़ी वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका मशरक़ वस्ता में सबसे बड़े तजारती पार्टनर्स हैं और फिर भारत भी मशरक़ वस्ता में एक नए तजारती और सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। डॉक्टर एंडरसन की राय में इस इजलास के मौके पर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना ख़ास तौर पर ऐसे में दुरुस्त नहीं जब चीन अपने मुल्क में मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है और सदर रूहानी एक क़दामत पसंद मजहबी हुकूमत की रहनुमाई कर रहे हैं। शहनाज नफीस, उर्दू VOA। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 8 और 9 जून को हो रहा है और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान भी इसमें शिरकत करेंगे। सो नीलोफर, हम कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो आला सतही राब्ते अमेरिका के हुए हैं उससे लग तो ये रहा है कि बर्फ़ कुछ पिघल रही है। वाशिंगटन में जो मुबस्सिरीन हैं जो इन ताल्लुकात पर नज़र रखते हैं वो क्या कह रहे हैं इन राब्तों के बारे में? जी सारा, मेरी जब यहाँ बात हुई मुबस्सिरीन से तो उनका ये कहना था कि ये जो गैर मुतवक्को फ़ोन कॉल्स हैं ये एक मुस्बत पेशरफ्त जो है वो साबित हो सकते हैं। जो एम्बेसडर हैं, साबिक एम्बेसडर रॉबिन राफेल, जो पाकिस्तान में ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए भी काम कर रही हैं और सिफारती ताल्लुकात भी वहाँ पर निभा चुकी हैं, उनका ये कहना था कि ये जो फ़ोन कॉल्स हैं ये वहाँ पर जो तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं ख़ित्ते में, ये उसकी तरफ भी एक इशारा है। मेरे ख्याल में इन राब्तों से हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए। यहाँ के आला हुकाम डायलॉग जारी रखने के लिए पाकिस्तान के आला ओहदेदारों से बराह रास्त बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि ताल्लुकात में कशीदगी रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है। मेरे ख्याल से अहम है क्योंकि अभी भी इंतखाबात में कई हफ्ते बाकी हैं जिनमें बहुत कुछ हो सकता है। मेरी राय में इन कॉल्स की एक वजह वो पेशरफ्त भी है जिसमें अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान को फायरबंदी की पेशकश की गई है। और यहाँ वाशिंगटन में मुझे आयरलैंड, शिमाली आयरलैंड के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन से वाबस्ता एक तजियाकार माइकल सैम्पल से भी मुलाकात का मौका मिला। उनसे जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि अहम बात यह है कि दोनों मुल्क ये समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। यहाँ अमरीकी इंतज़ामिया में बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की किसी किस्म की हौसला अफजाई की जाए। मैं वाशिंगटन में लोगों को मशवरा दूंगा कि इन्हें पाकिस्तान के मुस्बत ताउन, मिलकर काम करने के मौका ढूंढने और अमन अमल को आगे बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि गलतियों को दोहराते रहें।
اور سارا مائیکل سمپل کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دونوں ملک ہیں وہ یہاں پر ان کی جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے واشنگٹن میں، وہ ان دونوں ملکوں کے بارے میں یعنی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج برسلز میں اس وقت نیٹو کے وزرائے دفاع کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی نیٹو اتحاد کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جان اسٹولٹنبرگ، انہوں نے یہ طالبان پہ زور دیا ہے کہ وہ افغان امن عمل کا حصہ بنے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو لیے جا رہے ہیں، جو ایکچولی کافی بڑے سٹیپس ہیں، ان کا رزلٹ آگے چل کے کیا آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ نیلوفر۔ اور اس ہفتے خلیجی ریاستوں کی جانب سے قطر کے بوائیکاٹ کو 1 سال مکمل ہو گیا، اور یہ بوائیکاٹ ختم ہوتا جلد نظر نہیں آ رہا۔ 5 جون 2017 کو سعودی عرب کی قیادت میں بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر نے قطر کے بوائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس کو معاشی طور پہ اور اس کے علاوہ اس کو سفارتی طور پہ بوائیکاٹ کیا گیا تھا، اور اس کے سامنے مطالبات رکھے گئے تھے صلح کے لیے، جن میں کہا گیا تھا کہ قطر ایران سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لے اور اس کے ساتھ انتہائی محدود تجارتی تعلقات رکھے، جبکہ اپنی حدود میں موجود ترک فوجیوں کو بھی وطن واپس بھیج دے۔ حزب اللہ، حماس، داعش اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہوئے ان کی ہر طرح کی مدد روک دے، اور خلیجی ریاستوں کو مطلوب افراد ان کے حوالے کر دے، اور قطر اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں خلیجی اور عرب ملکوں کو ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی زر تلافی کرے، اور خود کو سیاسی، عسکری اور معاشی لحاظ سے ان ملکوں سے مکمل طور پہ ہم آہنگ کرے۔ قطر نے ان شرائط کو غیر معقول قرار دے کے مسترد کر دیا تھا، لیکن چونکہ تیل سے مالا مال اس ریاست کا زیادہ تر انحصار اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے انہی ملکوں سے درآمدات پر ہے، اس لیے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب سعودی عرب نے اس کے ساتھ واحد زمینی بارڈر بند کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف آبی بلکہ فضائی راستوں سے بھی تجارت اور سفر پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو پھر اس ریاست کا یعنی قطر کا مستقبل اور اس کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ابتدائی طور پہ تو قطر میں دکانوں کی شیلفیں خالی ہو گئیں، لیکن پھر قطر نے اپنے یعنی مقامی طور پہ اپنی دودھ کی اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ ترکی سے اور عمان اور ایران تینوں سے ہی مدد حاصل کی۔ اس سلسلے میں عمان کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے لیے ترکی اور ایران کے ساتھ معاہدہ ایک طے کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس 1 سال کے دوران قطر نے نہ صرف امریکہ بلکہ روس کے ساتھ بھی بڑے پیمانے پہ اسلحے کی خریداری کے معاہدے بھی کیے۔ تو قطر کا بوائیکاٹ جیسا ہم نے کہا کہ ختم ہوتا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس 1 سال کے دوران ان ریاستوں نے جنہوں نے قطر کا بوائیکاٹ کیا کیا حاصل کیا، اور امریکہ اس معاملے پہ کیوں کوئی پیش رفت حاصل نہیں کر پایا جب دونوں جانب اس معاملے میں اس کے اتحادی انوالوڈ ہیں۔ تو اسی معاملے پہ ہم کچھ مزید بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان تجزیہ کار ایمبیسڈر جیرلڈ فائرسٹین سے، جن کا تعلق واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے، اور وہ بہت عرصے تک مڈل ایسٹ میں سفارتی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ سو ایمبیسڈر فائرسٹین، ویلکم ٹو ویو 360۔ It's been 1 year since the boycott. What have Saudi Arab and its allies achieved? Well, I think from their perspective, probably not very much. I think as Washington would look at it, what we've seen over the past year is some decisions on the part of the Qataris to actually adjust their position on counterterrorism. They've signed agreements with us on counterterrorism finance and taken some other steps that we believe improve their position. But in terms of the 13 demands that the boycotting countries made, really the Qataris have pushed back and refused to address any of them. سو ایمبیسڈر فائرسٹین کہتے ہیں کہ جہاں تک تو قطر کے سامنے مطالبات جو خلیجی ریاست نے رکھے تھے ان کی بات ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ قطر ان کو پش بیک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو خلیجی ریاستوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ مقاصد نہیں حاصل کر پائے جن کے لیے انہوں نے یہ بوائیکاٹ کیا تھا، لیکن جہاں تک واشنگٹن کی بات ہے، اس نے یہ دیکھا ہے کہ اس 1 سال کے دوران ایک تو قطر نے دہشت گردی کے خلاف اپنی پوزیشن کچھ بدلی ہے، اور اس کے علاوہ واشنگٹن کے ساتھ جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کچھ اہم معاہدے طے کیے ہیں جن سے ان 2 ملکوں کے تعلقات میں مزید قربت آئی ہے۔ سو ایمبیسڈر فائرسٹین، in this whole situation we see that there are US allies on both sides, but when we talk about Qatar, it hosts the Al Udeida military base where there are about 6,500 US troops. Why hasn't the US been able to broker some kind of a deal, even though Secretary of State Mike Pompeo recently told Saudi Arabia purportedly that enough is enough, this has to end? Yes, well, this is exactly the issue, and it's not only the United States. The Kuwaitis have also been involved in trying to mediate. As you said, Secretary Pompeo in his visit to Saudi Arabia also said that the U.S. wants to see an end to this boycott, to this standoff. But the Saudis and the Emiratis have been
very firm in their response, and in fact responded very aggressively to the U.S. request and said that this was an internal matter for them and that there would be no outside intervention in this. So up until now, the U.S. efforts to mediate, to help resolve it, have been rejected. We'll see. The president had put on the table the possibility of bringing all of the GCC leaders together, perhaps in September. We'll see if that happens. But there's no sign right now that the Saudis and Emiratis are in a mood to resolve this conflict. All right. सो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अमेरिका अपने इन तमाम इत्तेहादियों के दरमियान किसी किस्म का डील क्यों नहीं करवा सका, इस बॉयकॉट को क्यों नहीं ख़त्म करवा सका, तो एम्बेसडर फायरस्टीन कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात दोनों अपनी पोजीशन पर बड़ी सख्ती से कायम है और उन्होंने अमेरिका को यह पैगाम दिया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसमें कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का, इस प्लान का एक इजहार किया है, एक इशारा दिया है कि सितंबर में हो सकता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं उनका एक इजलास मुनक़िद किया जाए अमेरिका की क़यादत में। अब देखना यह है कि ऐसा कोई इजलास होता है या नहीं और अमेरिका इस ज़मीन में क्या आगे कोशिशें कर पाता है। एम्बेसडर फायरस्टीन, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। It's a pleasure. ऑलराइट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सहाफ़ियों को निशाना बनाने से पाकिस्तान में आज़ादी निशाना बन रही है और ये अमर शदीद तकलीफ का बायस है। इस खबर की तफसीलात समेत दुनिया भर से अहम मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और माह रमज़ान के दौरान अमेरिकी मुसलमान किस तरह अपनी आवाज़ ताकत के ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं और हॉलीवुड में इन दिनों कौन स्पॉटलाइट में है, ये सब कुछ आप देख सकेंगे कुछ ही मिनटों में। पहले आज का वर्ल्ड व्यू। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात की है। व्लादिमीर पुतिन चीन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत के लिए सरकारी दौरे पर चीन पहुंचे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात के तनाजुर में चीनी रहनुमा आज रूसी सदर को चीन के पहले दोस्ती के एजाज से नवाजेंगे। अल-कुद्स डे के मौके पर इराक में मुजाहरे किए गए हैं। हर साल कई इस्लामी ममालिक में माह रमजान के आखिरी जुमे को इसराइल की जानिब से यरूशलेम पर कब्जे की याद और फलस्तीनियों की हिमायत में यौमुल कुद्स मनाया जाता है। बगदाद में एक रैली के दौरान मुजाहिरीन ने इसराइली परचम नजर आतिश किए और इसराइली कब्जे के खिलाफ नारेबाजी की। रोमानिया में खसरे की बीमारी से दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं और हर हफ्ते तकरीबन 200 बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत इस वबा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बीमारी के फैलने की एक वजह कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन का न करवाना और कुछ मारूफ शख्सियात की जानिब से वैक्सीन के टीके न लगवाने की मुहिम है। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन डीसी की आइस हॉकी टीम वाशिंगटन कैपिटल्स ने 4 अशरों में पहली मरतबा स्टैनले कप चैंपियनशिप जीत ली है। वाशिंगटन कैपिटल्स ने जुमेरात की रात लास वेगस में वेगस गोल्डन नाइट्स को 4-3 के स्कोर से हरा दिया। इस तारीखी मैच को देखने और उसमें वाशिंगटन कैपिटल्स की जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद अमरीकी दारकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर जमा थी। वाशिंगटन कैपिटल्स ने 7 में से 4 मैचेस जीतकर ये सीरीज़ अपने नाम कर ली। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी में। माह रमज़ान के दौरान अमेरिका में मुसलमान इफ्तार की दावतों के ज़रिए ख़ास तौर पर अवामी नुमाइंदों के साथ बेहतर रवाबत कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी आवाज़ भी ताकत के ऐवानों तक पहुँच सके। अजीज़ अहमद इस वक्त हमें ले जा रहे हैं वाशिंगटन से कुछ दूर रियासत मेरीलैंड में होने वाली एक ऐसी ही तकरीब में जहाँ मकामी मुसलमानों को अरकान कांग्रेस के साथ खुलने मिलने का मौका मिला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। I think that the Muslim community मेरे ख्याल से मुस्लिम कम्युनिटी ने आगे बढ़कर इस मुल्क की तरक्की में ऐसे अंदाज से हिस्सा डाला है जो बहुत अहम है। poignant. रियासत मैरीलैंड से अमरीकी रुकन कांग्रेस जॉन सॉरबेंस अमरीका की तरक्की में मुसलमानों की खिदमात का जिक्र कर रहे हैं और मौका है एक कम्युनिटी इफ्तार का, जिसका मकसद रियासत और काउंटी के मुंतखब नुमाइंदों को इलाके में रहने वाले मुसलमानों से मुतारिफ करवाना है। इस साल इस काउंटी से 7 मुसलमान मुख्तलिफ पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी रिस्क है। और हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 18,000 पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं इस इलाके वो रजिस्टर हैं वोट देने के लिए। अगर ये 18,000 हमारे कैंडिडेट्स को वोट दे दें तो वो जीत जाएंगे। जब तक हम अपने आप को लार्जर कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे और लोगों को बुलाएंगे नहीं, ताकि वो हमें एक रियल एनवायरनमेंट में देखें कि हम लोग कौन हैं, हमारे क्या तौर तरीके हैं। रियासत मैरीलैंड में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है
मॉन्टगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन और मॉन्टगोमरी मुस्लिम काउंसिल के नाम से 2 तंजीमें कई सालों से इलाके में रहने वाले मुसलमानों को अमरीकी और अवामी नुमाइंदगी के लिए तैयार करने पर काम कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की तकरीबात मुनक्किद करें। ये न सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं बल्कि दीगर मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ के लिए भी बेहतरीन मौका फराहम करती हैं। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मुझे मुसलमान कम्युनिटी ने रमज़ान के माह मुबारक में मदऊ किया अपने साथ रोज़ा अफ्तार करने के लिए। इफ्तार में शिरकत करने वालों का कहना था कि अमरीकी सियासत और मुआशरे में मुसलमानों के बारे में गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मुसलमान कम्युनिटीज को अपने मुस्लिम पड़ोसियों से घुलने मिलने और उनकी मदद के लिए आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है, ताकि खौफ और गलत फहमियों नहीं, गुंजाइश और इंसानियत का जज्बा पैदा हो। अजीज अहमद, उर्दू VOA, मैरीलैंड। अमरीकी एंटरटेनमेंट में इन दिनों कौन स्पॉटलाइट में है, जानते हैं वर्दा खलील से। जी वर्दा। सारा, टॉम क्रूज, लेडी गागा और डायनासॉर्स, ये हैं इस हफ्ते हॉलीवुड की हाइलाइट्स। शुरू करते हैं पॉप सिंगर लेडी गागा से, जो म्यूजिक में कामयाबी की बुलंदियां छूने के बाद अब किस्मत आजमा रही हैं बड़ी स्क्रीन पर। गागा की फिल्म अ स्टार इज बोर्न का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें वो नजर आ रही हैं ब्रैडली कूपर के साथ। फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाली एक लड़की की कहानी है, जिसे कामयाब बनाने की खातिर एक नामवर सिंगर अपनी मकबूलियत खो देता है। अ स्टार इज बोर्न दरअसल 1937 में रिलीज होने वाली म्यूजिकल ड्रामा का रीमेक है, जिसे 1954 और फिर 1976 में भी बनाया गया था। ताज़ा तरीन वर्जन में लेडी गागा के कई गाने भी शामिल किए गए हैं। आमतौर पर बड़े बजट की फिल्में जुमे को रिलीज की जाती हैं, लेकिन जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर आई है बुध 6 जून को। इसके बावजूद फिल्म 2 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और प्रोड्यूसर्स को उम्मीद है कि अमेरिका में रिलीज से पहले ये दुनिया के 48 मुल्कों में 13 से 14 करोड़ डॉलर कमा लेगी। अमेरिका में फिल्म 22 जून को रिलीज होगी, जो जुमे का दिन है। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज का आगाज 1993 में हुआ था। अब तक ये 5 फिल्मों में तकरीबन 4 अरब डॉलर कमा चुकी है। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने साबित कर दिया है कि फिल्म का हीरो बनने के लिए असल में भी हीरो जैसी खूबियां होना जरूरी है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्मों में वो बहुत से खतरनाक स्टंट्स खुद कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद को भी पीछे छोड़ दिया है। पैरामाउंट पिक्चर्स की जानिब से जारी होने वाली एक वीडियो में टॉम क्रूज को जहाज से छलांग लगाते देखा जा सकता है। फिल्म के क्रू के मुताबिक ये 25,000 फुट की बुलंदी से स्काई डाइव करने जैसा था, लेकिन इसमें पैराशूट जमीन से सिर्फ 2000 फुट ऊपर खुलता है और तब तक इंसान तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गिर रहा होता है। ये हॉलो जंप कहलाता है और टॉम इसे परफॉर्म करने वाले पहले अदाकार हैं। अब तक हॉलो जंप सिर्फ फौजियों ने ही लगाए हैं। टॉम क्रूज का मुकम्मल स्टंट मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट में नजर आएगा, जो जुलाई में रिलीज होगी। वाओ, टॉम क्रूज वेरी इंप्रेसिव। लेकिन उनकी क्लासिक टॉप गन का सीक्वल भी अब आने वाला वर्दा। जी सारा, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर टॉम ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने पायलट की यूनिफॉर्म में पहनी हुई और एक फाइटर जेट की जानिब देखते हुए एक पिक्चर जो है वो शेयर की है। फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो गई है और उम्मीद है कि वो अगले साल तक रिलीज हो जाएगी। और जिस तरह की तस्वीर पर लिखा हुआ फील द नीड, आई ऑल्सो फील द नीड। सो इसकी तो मुझे अभी से एक्साइटमेंट है एंड आई कीप फॉलोइंग उनका जो इंस्टाग्राम का पेज है। सो ये जो तस्वीर है, इसने वाकई बहुत से फैंस के दिल जो है एक दफ़ा फिर धड़का दिए। थैंक यू वेरी मच वर्दा फॉर द हॉलीवुड हाईलाइट्स। और जनाब, इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। लेकिन वीकेंड पर हमारा और आपका राब्ता कायम रहेगा facebook.com/VO उर्दू के पेज के जरिए। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।